अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, जिसमें प्रीवियसली हम लोग 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इनकी तमाम एग्जाम्पल्स, टाइप्स, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। जो हमारे इन एजुकेशनल सीरीज़ के शुरुआती 2 या 3 लेक्चर्स हैं, उनमें कुछ ऑडियो का इशू है, तो वो पूरा कोर्स कंटेंट रिकॉल करने के बाद अगर मौका मिला तो रिवाइज कर लिया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वरना जब तक हम लोग कंटिन्यूटी में आगे लेक्चर्स को बढ़ा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि मीडियम को ज़्यादा से ज़्यादा आसान और आपके लिए समझने के एतबार से बहुत सहल रखें, आसान रखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि चैप्टर 4 से ही बिलोंग करता है, केमिकल बॉन्डिंग, और इसका नाम है बॉन्ड एनर्जी। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड एनर्जी को इम्पैक्ट करते हैं, जो कि बॉन्ड लेंथ और इसके सब टॉपिक्स में, सब पैरामीटर्स में नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पोलैरिटी या फिर आयोनिक कैरेक्टर शामिल है या फिर एटॉमिक साइज शामिल है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। आइए कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। बॉन्ड एनर्जी, इसके नाम से ही ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी तवानाई है जो बॉन्ड को बनाने में या तोड़ने में इस्तेमाल होती है। पर यकीनन इसकी कोई सिस्टमेटिक डेफिनेशन होगी। आइए देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इन अ गैसियस सब्सटेंस। यह है बॉन्ड एनर्जी की सिस्टमेटिक डेफिनेशन। इसके साथ साथ बॉन्ड एनर्जी को हम इस बिहाफ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी 1 मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने में इस्तेमाल होती है। यकीनन इस बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड इंथैल्पी भी कहा जाता है, यानी H से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके यूनिट्स में किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट है, जिन्हें kg अपॉन मोल और k कैल पर मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे एक आम अल्फाजों में या दूसरे अल्फाजों में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी एक मेजरमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मालूम करने का। जब भी मैं मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसी लैटिस की बात नहीं कर रहा। लैटिस आयनिक कंपाउंड्स के लिए होती है और मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है। तो सवाल ये है, अभी हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड था ये गैसियस स्टेट के लिए था, तो सॉलिड और लिक्विड ने क्या बिगाड़ा है? तो इसकी मेजरमेंट में सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स ही क्यों शामिल हैं? उसका बड़ा सादा सा जवाब ये है कि जो सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स या तो टाइटली पैक्ड होते हैं या क्लस्टर की फॉर्म में लूजली बॉन्डेड होते हैं। गैसेस की तरह फ्री टू मूव नहीं होते, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स में नेबर्स भी कम होते हैं, यानी वो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती हैं, लिहाजा उन्हें डिस्क्रीट फॉर्म में स्टडी किया जा सकता है, यानी गैस के मॉलिक्यूल को, कोवेलेंट मॉलिक्यूल को डिस्क्रीट फॉर्म में स्टडी करके उसे एटोमाइज किया जा सकता है, उसकी एटोमाइजेशन कराई जा सकती है, उसे एटम्स में तोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि बॉन्ड एनर्जी जब कभी हम मालूम करते हैं तो उस केमिकल सब्सटेंस को गैसियस फेस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एग्जाम्पल में आपको नजर भी आ रहा होगा कि ऑक्सीजन सॉलिड स्टेट में भी मौजूद है हमारे पास, लिक्विड स्टेट में भी मौजूद है और गैसियस फॉर्म में भी मौजूद है। लेकिन जब बॉन्ड एनर्जी हम मालूम करेंगे ऑक्सीजन की डिसोसिएशन की या फॉर्मेशन की, तो वो गैसियस फेस में मालूम करेंगे। आइए बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी के चंद फीचर्स की। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, जब कभी कोई बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो ये एनर्जी एंडोथर्मिक इन नेचर होती है, यानी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। इसका मतलब ये कि हम अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी कोवेलेंट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, जैसे कि समझाया गया अभी आपको। तो इसका मतलब इसका साइन ऑफ इंथैल्पी पॉजिटिव होगा। उसकी वजह आप सबको पता है, हम चैप्टर नंबर 5 में अपनी रेगुलर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपके पास रिएक्टेंट की इंथैल्पी
कम होती है और प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा होती है। रिएक्टेंट का हीट कांटेंट कम होता है और प्रोडक्ट का हीट कांटेंट ज़्यादा होता है, तो समथिंग ज़्यादा माइनस समथिंग कम गिव्स यू ग्रेटर आंसर। ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह हाइड्रोजन को तोड़ा गया, उसके एटम्स में एटोमाइज किया गया, दो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन को भी ब्रेक किया गया और नाइट्रोजन को भी ब्रेक किया गया, और ये इनकी रिस्पेक्टिव इंथैल्पीज हैं पॉजिटिव साइन के साथ। हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू है +435 किलो जूल पर मोल, ऑक्सीजन के लिए इसकी वैल्यू है +498 किलो जूल पर मोल, और नाइट्रोजन के लिए इसकी वैल्यू है +941.3 किलो जूल पर मोल। जिस तरह हमने बॉन्ड डिसोसिएशन के बारे में पढ़ा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, और यकीनन ये इसके वाइस वर्सा होगा, यानी ऑपोजिट होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड मेकिंग एनर्जी जो होती है आपके पास, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, यानी यहाँ पे लिबरेशन ऑफ एनर्जी होती है। तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, कोवेलेंट मॉलिक्यूल को बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एनर्जी रिलीज होती है, तो उसका साइन होता है नेगेटिव। उसकी वजह भी आपको पता है कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होता है और हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है। तो जब डिफरेंस निकलता है तो आंसर नेगेटिव आता है। वही रिएक्शंस हैं पर ऑपोजिट फॉर्म में। जब दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, दो ऑक्सीजन एटम्स मिलकर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, दो नाइट्रोजन एटम्स मिलकर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो इनके मैग्नीट्यूड इंथैल्पी के चेंज नहीं होंगे, बस साइन चेंज होगा, जो कि पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यकीनन यहां तक का एक कंटेंट आपको समझ आया होगा जो अब तक हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की, उन अवामिल की जो कि बॉन्ड एनर्जी को वेरिएट करते हैं, तब्दील करते हैं। तो उनमें शामिल हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ दो एटम्स के दरमियान, आप सबको पता है जो डिस्टेंस होता है उनके न्यूक्लियाई के दरमियान, वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। और इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशन इंशाल्लाह हम आपको जब वीबीटी और एमओटी पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे मजीद। तो बॉन्ड लेंथ की हम बात कर रहे हैं, इसका रिलेशन बॉन्ड एनर्जी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये कि जब किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और अगर किसी की बॉन्ड लेंथ कम होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ कुछ और एतबार से भी चेंज होती है, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स और आयनिक करैक्टर यानी पोलैरिटी शामिल है। लेकिन एक काम की बात जो हम सबको पता होनी चाहिए वो क्या, कि जो बॉन्ड लेंथ है इसे एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, और एक एंगस्ट्रॉम 0.1 नैनोमीटर या 1 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर या 1 एक्सपोनेंशियल -8 सेंटीमीटर की बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, चैप्टर नंबर 3 में हम ये बात पढ़ चुके हैं। तो रिलेशन कुछ बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड एनर्जी के साथ ऐसा है कि इनवर्स, पर इसकी फर्दर पॉइंट्स हैं जो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स और आयनिक करैक्टर से रिलेटेड है। आइए उन्हें देखते हैं वहां क्या माजरा है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जीज में बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी बॉन्ड की तादाद इन्वर्सली रिलेटेड होती है बॉन्ड लेंथ से, और डायरेक्टली रिलेटेड होती है बॉन्ड एनर्जी से। यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एक चार्ट हमारे पास मौजूद है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जीज का। इसमें अगर हम कार्बन कार्बन को फोकस करें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें नजर आएगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से लेके कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तक टॉप टू बॉटम आपके पास बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, और इसी के वाइस वर्सा इनके जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। इसको मैं बच्चों को समझाने के लिए एक बड़ी सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई कराटे मास्टर जो है वो किसी स्लैब को तोड़े, सिंगल स्लैब को, तो वो थोड़ी कम फोर्स लगाएगा, कहेगा हैया, और अगर बहुत सारे स्लैब्स को तोड़े तो उसे कहना पड़ेगा हैया। चले जनाब, कहानी आगे बढ़ाते हैं इस हल्के जोक के साथ। तो अब हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और अगर हम एक कॉन्सेप्ट जनरेट करना चाहें सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ्स का अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एनर्जीज, तो
तो हम देखेंगे कि टॉप टू बॉटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ आते हुए बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, और अगर इसी को हम दूसरे पैरामीटर से देखें तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। यकीनन ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के दूसरे पैरामीटर की, जो कि है आयनिक कैरेक्टर, जिसे हम पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कहते हैं। यानी जब एटम्स के दरमियान आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, उनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा यूटिलाइज होगी तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसका। तो मॉलिक्यूल्स जिनमें ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स मेजरली लो बॉन्ड एनर्जीज पोजेस करते हैं एज कम्पेयर टू पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आप देखें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड टॉप टू बॉटम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहे हैं, 1.8 से 0.5 हो रहे हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है, पोलैरिटी कम हो रही है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी भी कम हो रही है। देख रहे हैं आप, HF को 570 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है और HI को 298 कम है। इसी तरह पोलर और नॉन पोलर कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो HCl पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। क्लोरीन CCl एक आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम। आइए बात करते हैं एक और पैरामीटर की, जो कि है एटॉमिक साइज। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटॉमिक साइज होते हैं एटम्स के, ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं बॉन्ड एनर्जीज से। यानी ऐसे एटम्स जिनकी एटॉमिक साइज ग्रेटर, वो कम बॉन्ड एनर्जी पोजेस करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, एंड वाइस वर्सा। यानी ऐसे एटम जिनका एटॉमिक साइज स्मॉलर, वो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी पोजेस करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे हम हाइड्रोजन गैस की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन एक बड़ा छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर इन नेचर है, यानी सेम न्यूक्लियाई वाला है, सिमेट्रिकल है, एक जैसा है, एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन सेम है। तो इस बिहाफ पे जिसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, ये होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज स्मॉल है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, वो होती है 435 किलो जूल पर मोल। अभी हमें कैसे पता लगेगा कि कंपैरिजन में ये ज़्यादा है या कम? तो आइए इससे रिलेटेड एक और मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं, जो कि है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज वही स्मॉलर है, पर आयोडीन जो कि पर्पल कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, देखें इसका एटॉमिक साइज ग्रेटर दिखाया जा रहा है। तो ये एक हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, यानी इसमें डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद हैं। डिफरेंट न्यूक्लियाई क्यों मौजूद हैं? क्योंकि भाई आयोडीन का एटॉमिक मास ज़्यादा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। कितनी? 53 एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयोडीन के, जबकि हाइड्रोजन में सिर्फ 1। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन ज़्यादा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, आयोडीन कम अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को अपनी जानिब, लिहाजा कम एनर्जी पे बॉन्ड टूट जाएगा, जो कि है 298 किलो जूल पर मोल। जो कि आपने प्रीवियसली अभी देखा था हाइड्रोजन में कितनी थी, जो कि छोटा एटॉमिक साइज था जिसका, वो थी आपके पास 435 किलो जूल पर मोल अगर आप देखें तो। इसी के बरक्स अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड को देखें तो वो क्या है, 298 किलो जूल पर मोल। तो इससे ये बात वाज़ेह हुई कि आज के लेक्चर में हमने बॉन्ड एनर्जी के तमाम कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश की, उसका इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, तमाम पॉइंट्स। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।